हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 59 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ पहला खुबानी, उसके बाद है दालचीनी, काली मिर्च और इलायची। तो सबसे पहला चीज़ दालचीनी, काली मिर्च और इलायची, यह जो है यह बाबू मसाले हैं। ठीक है, ये मसाला के अंतर्गत आता है। जबकि खुबानी जो है यह फल है। ठीक है, खुबानी एक फल है, सेब की तरह होता है लेकिन छोटा होता है। सेब नहीं होता, वो छोटा होता है, सेब से बहुत छोटा होता है वो। ठीक है, खुबानी एक फल होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खुबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, लिखा गया यदि यदि शब्द EXPERIMENT एक्सपेरिमेंट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना, अक्षरों का जोड़ा ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। EFGHIJKLMN नहीं मिला। XYZ नहीं मिला। इसके बाद PQR एक जोड़ा मिल गया मुझे, P और R। PQR STUVW नहीं मिला। EFGHIJK नहीं मिला। RSTUVW नहीं मिला। IJKLM नहीं मिला। MNOP नहीं मिला। EFG नहीं मिला। NO नहीं मिला। तो यहाँ तक में हमको जो है एक ठो मिल गया। ठीक है, जिसका नाम है P और R। चलिए इसके बाद देखते हैं TUVWXYZ। जेड के बाद देखिए ABCD नहीं पढ़ना है। ठीक है, NOPQR तो N से मिल गया हमको R। NOPQR STUV नहीं मिला। EFGHIJKL नहीं मिला। MNOPQRS नहीं मिला। IJKLMN नहीं मिला। RSTUV नहीं मिला। EFGH नहीं मिला। PQR नहीं मिला। XY नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के कितने मिल गए? 2। PR और NR, तो कुल मिलाकर के 2 मिल रहे हैं। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है इसमें, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा। एक फोटोग्राफ है, चलिए हमने ये फोटोग्राफ बना दिया। फोटोग्राफ है की ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा। रसिका बोला या बोली, जो भी है, क्या बोल रहा है देखिए, वह मेरी ग्रैंड मदर के एकमात्र पुत्र। तो सबसे पहला चीज़ बताइए, ग्रैंड मदर मतलब दादी या नानी। ठीक है, तो ग्रैंड मदर के एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र कौन? तो पिता भी हो सकता है और मामा भी हो सकता है। ठीक है, अगर ग्रैंड मदर जो है दादी है तब तो पिता हो जाएगा, और यदि ग्रैंड मदर जो है नानी है तब क्या हो जाएगी? मामा हो जाएगा। तो वह मेरी ग्रैंड मदर, तो ये स्टार हो गया मेरी। ठीक है, ग्रैंड मदर यानी कि पिता, मान लेते हैं पिता ही हम मान लेते हैं, जबकि मामा भी हो सकता है, पिता या मामा। ग्रैंड मदर ये हो गई। तो वह मेरी ग्रैंड मदर के एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र तो ये दोनों में से कोई एक एकमात्र पुत्र का ग्रैंडसन है। का ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन है मतलब पोता है या नाती है। तो अगर पिता का पोता तो वो पुत्र भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है। तो पुत्र भी हमारे ऑप्शन में, भतीजा भी हमारे ऑप्शन में।
और यदि वह मामा का पोता है तब तो वो भतीजा ही होगा, तब तो पुत्र होने का कोई सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पर तो बाबू कंडीशन बहुत सारा हो गया। तो लिख रहा है कि फोटोग्राफ वाले लड़के का रसिका से क्या संबंध है। तो फोटोग्राफ वाले जो लड़के हैं उसका रसिका से जो है भतीजा का या पुत्र का रिश्ता है, और इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 4 नंबर लिख रहा है इसमें, एक विशेष कोड में ओपन द डोर को KATEJO और डोर इज क्लोज्ड को JOPAMA और दिस इज गुड को LARAPA लिखा जाता है। तो क्लोज्ड को का कोड क्या है, क्लोज्ड का जो कोड है वो क्या है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो हमको यहाँ पर क्लोज्ड का कोड क्या होगा वो बताना। तो आप सबसे पहले प्रश्न में ढूंढ लीजिए कि क्लोज्ड है कहाँ। तो क्लोज्ड तो यहाँ है, और कहीं है क्या क्लोज्ड लिखा हुआ? तो क्लोज्ड तो और किसी दूसरे जगह पर नहीं है। ठीक, जब किसी दूसरे जगह पर नहीं है तो सिंपल सी बात है, उसका कोड भी किसी दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगा। यानी कि JO उसका कोड हो सकता है, PA उसका कोड हो सकता है, MA उसका कोड हो सकता है। जब क्लोज्ड किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है तो उसका कोड भी किसी दूसरे स्थान पर नहीं है। मैंने यहाँ JO देखा, मैंने यहाँ JO देखा, यानी कि JO उसका आंसर नहीं हो सकता। PA और MA हो सकता है, PA हो सकता है, KA तो हो नहीं सकता क्योंकि KA तो यहाँ पर है नहीं। अब मैंने देखा कि PA यहाँ पर भी और PA यहाँ पर भी, इसका मतलब PA भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? MA। आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन A। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6 लिख रहा है इसमें, ये प्रश्न निम्नलिखित अक्षर, संख्या या प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है। इसे ध्यान से पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या सब लिखा है? 7D 5H AB 1% K $4EJF 3 3I 2HI, यहाँ पर छोटा आई है, यहाँ पर बड़ा आई है। ठीक है, यहाँ स्मॉल आई है, यहाँ पर कैपिटल आई है। इसके बाद @L 6QU कॉपीराइट 9MT8W। ठीक है, तो लिख रहा है इसमें उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी कि चिन्ह हैं। तो हमने यहाँ पर एक चिन्ह ले लिया, चलिए हच ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे कितने चिन्ह हैं, हच चिन्ह हो गया ये। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक स्वर है, प्रत्येक के एकदम पहले एक स्वर है। तो चलिए हम A ले रहे हैं, और एकदम बाद एक संख्या भी है, और एकदम बाद एक संख्या भी हम 5 ले लिए। यानी कि हमको एक वॉवेल, साइन और नंबर, ठीक है, ये चाहिए। तो सबसे पहला वॉवेल चुनिए। वॉवेल तो यहाँ पर है लेकिन बाद में साइन नहीं है। वॉवेल 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 यहाँ है लेकिन बाद में साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है। वॉवेल है लेकिन बाद में चिन्ह नहीं, वॉवेल है बाद में चिन्ह है लेकिन बाद में नंबर नहीं है। वॉवेल है, चिन्ह है और नंबर है, एक मिल गया हमको, और बस अब आगे नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के कितने? तो एक। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है इसमें, निम्नलिखित तत्वों के किस जोड़े के दूसरे तत्व के एकदम बाद पहला तत्व है? ये क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तत्वों के किसी जोड़े, किस जोड़े, कौन सा जोड़ा? देखिए ये दोनों जो है जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है। ठीक है, तो यही बोला कि निम्नलिखित तत्वों के किस जोड़े के दूसरे तत्व के बाद पहला तत्व है। दूसरे तत्व के बाद पहला तत्व है यानी कि H के बाद 5 ढूंढना है। दूसरे तत्व के बाद पहला तत्व यानी कि T के बाद मुझे M ढूंढना है, 4 के बाद मुझे डॉलर ढूंढना है, और F के बाद 3 ढूंढना है। इसमें से कौन सा है वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ देख रहे हैं 5H लिखा हुआ, यानी कि ये वाला तो सही है, MT, और हम यहाँ देख रहे हैं कि MT लिखा हुआ है, ये वाला भी अपने जगह सही है। $4 भी लिखा हुआ है, ये वाला भी अपने जगह सही है। तो इसका मतलब है 3F ही ना होगा, ये देख लीजिए F3 लिखा हुआ है और यहाँ 3F लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा D। ऑप्शन D हमारा जो है प्रश्न का उत्तर दे रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा है इसमें,
कुछ जूते मौजे हैं। कुछ जूता जो है वह क्या है, तो वह मौजा है, मौजा है। ठीक है। सभी मौजे तौलिए हैं, और सारा का सारा जो मौजा है ये क्या है, तो यह तौलिया है। सभी तौलिए चादर हैं, और सारा का सारा जो ये तौलिया है ये क्या है, तो यह बाबू चादर है। कोई चादर कंबल नहीं है, और चादर जो है वह कंबल नहीं है। तो चलिए कंबल को हम यहाँ पर लिख देते हैं कंबल। देखिए अब यहाँ पर सिचुएशन जा रहा है कि क्या बोला, सभी तौलिए चादर हैं, सारा का सारा तौलिया जो चादर है, यानी कि यहाँ से ले करके ये कंप्लीट ये चादर हो गया। अब इसमें क्या बोल दिया लास्ट में कि कोई चादर कंबल नहीं है, चादर कंबल नहीं। तो चादर को हम कंबल नहीं बना सकते हैं, लेकिन जान लीजिए जूता को ज़रूरत पड़ेगा तो हम कंबल बना सकते हैं। ठीक है। इस तीनों को हम कंबल नहीं बना सकते हैं, लेकिन जूता को अगर चाहेंगे तो कंबल बना सकते हैं। ठीक ना। तो ये हो गया आपको कंबल। अब है इसमें पहला नंबर निष्कर्ष है कि कोई तौलिया कंबल नहीं है, तौलिया कंबल नहीं है। तौलिया यहाँ पर, कंबल यहाँ पर, तो तौलिया कंबल नहीं है। तो यह बात क्या हो जा रहा है, देखिए तो ये बात तो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। कोई तौलिया कंबल नहीं, पूर्णतः सही होगा ये। दूसरा है कुछ जूते तौलिए हैं, जूता जो है वह तौलिया है, ये बात भी क्या है, सही है। तीसरा कुछ जूते चादरें हैं, कुछ जूता जो है वह चादर है, ये भी क्या है, सही है। तो पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष, तीनों ही निष्कर्ष इसका क्या है, तो सही है। अब हम बात करते हैं इसमें 7 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कोई तौलिया कंबल नहीं है। सॉरी 7 नंबर, हम इसको 150 वाले क्वेश्चन से नियम से देखेंगे कि 150 वाले नियम से हमारा ये क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है। तो चलिए लिख रहा है कि कोई तौलिया कंबल नहीं है। तो तौलिया है बाबू यहाँ पर, तौलिया है यहाँ पर, और कंबल है यहाँ पर। तो सबसे पहला हम यहाँ पर 150 वाला सारा सिंबल दे दें। तो कुछ का केस है 50, तो 50, सभी का केस है ये 100 और ये 50, सभी का केस है ये वाला 100, ये वाला 50, कोई नहीं का केस है ये अभी 100 और यहाँ ये भी 100। ठीक है। कोई तौलिया कंबल नहीं है, तौलिया कंबल नहीं है। तौलिया कहाँ पर, तो यहाँ पर, कंबल यहाँ पर। चादर और चादर कॉमन मिला, कॉमन टर्म मिलने के बाद कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 भी मिल गया। कॉमन टर्म साइड ले लेगा, ले लिया साइड। सभी तौलिए कंबल नहीं है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से निगेटिव कंक्लूजन बनेगा, निगेटिव है, चलिए सही। कोई नहीं का केस है तो तौलिया 100 और कंबल भी 100। यहाँ पर आप देख लीजिए तौलिया भी 100, कंबल भी 100, यानी कि यह निष्कर्ष पहला हो गया पूर्णतः सही। दूसरा निष्कर्ष है कुछ जूते तौलिए हैं, कुछ जूते तौलिए हैं। तो तौलिया यहाँ पर और जूता यहाँ पर, तौलिया यहाँ पर, जूता यहाँ पर, मौजा और मौजा कॉमन मिल गया। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 भी हो गया। कॉमन टर्म साइड ले लेगा, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, सही है। जूता है 50 और तौलिया भी 50, जूता है यहाँ पर भी कुछ के केस में दोनों का दोनों क्या होता है, 50 होता है। तो यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी पूर्णतः सही हो गया। ठीक है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ जूते चादर हैं, जूता और चादर ऐसा ही बात है। तो चलिए जूता यहाँ पर, चादर यहाँ पर, कॉमन टर्म मिला मौजा और मौजा, तौलिया और तौलिया भी कॉमन मिल गया। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, हो गया। यहाँ पर भी 100 होना चाहिए, ये भी हो गया। यानी कि मौजा और तौलिया दोनों यहाँ से ले लेगा साइड। अब बच गया जूता और चादर। जूता 50, यहाँ पर देखिए कुछ का केस में दोनों का दोनों निष्कर्ष 50 होगा। जूता 50, जूता 50, चादर 50, चादर 50, यानी कि यह निष्कर्ष भी हो गया सही। तो 7 नंबर क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि सभी अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिख रहा है इसमें कुछ मोती रत्न है,
कुछ मोती क्या है तो रत्न है, ठीक है, मोती रत्न है, कुछ रत्न हीरे हैं और कुछ रत्न क्या है तो हीरा है, सभी हीरे अंगूठियां हैं और सभी हीरा क्या है अंगूठी है, अंगूठी है, सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं और सारा का सारा जो अंगूठी है वो क्या है तो यह जो है यह चूड़ी है, ठीक है, चूड़ी है। चलिए अब इसमें हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं, कुछ चूड़ी जो है वह अंगूठी है, देख लीजिए तो यह बात पूर्णतः क्या है सही है। दूसरा हुआ सभी अंगूठियां हीरे हैं, सारा का सारा अंगूठी जो है वो अंगूठी जो वह हीरा के अंतर्गत तो नहीं ना है, नहीं तो गलत। तीसरा सभी हीरे चूड़ियां हैं, सभी हीरा जो है वो क्या है चूड़ी है, ये बात भी सही। तो पहला सही, दूसरा गलत और तीसरा सही। तो हमारे प्रश्न का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही, ऑप्शन बी। 1 और 3 अनुसरण करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसमें 150 वाला नियम से क्वेश्चन क्या क्या स्थिति हो रहा है। तो चलिए 150 वाला नियम देखा जाए। तो कुछ का केस है बाबू, तो कुछ का केस में मोती 50, रत्न भी 50, रत्न 50, हीरा 50, हीरा 100, अंगूठी 50, अंगूठी यहाँ पर 100 और चूड़ी 50। चूड़ी कुछ का केस है, चूड़ी 50, अंगूठी 50, सभी का केस है, अंगूठी 100, हीरा 50, सभी का केस है, हीरा 100 और चूड़ी 50, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष है कुछ चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं, चूड़ी जो है क्या है अंगूठी है। तब आप इसमें देखिए चूड़ी कहाँ अंगूठी कहाँ, तो चूड़ी यहाँ पर और अंगूठी यहाँ पर, इस सिंगल स्टेटमेंट से बन रहा है चूड़ी 50 और यहाँ पर भी चूड़ी 50, अंगूठी 100, अंगूठी 50, 100 रुपया वाला सामान 50 रुपया में मिल रहा है तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो ये हो गया सही, पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा है सभी अंगूठियाँ हीरे हैं, सभी अंगूठी क्या है हीरा है, तो अंगूठी है कहाँ पर तो यहाँ पर, हीरा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं अंगूठी और हीरा दोनों तो यहाँ मिल ही रहा है ना, अंगूठी का वैल्यू 50, यहाँ पर अंगूठी का वैल्यू 100, तो 100 रुपया वाला अंगूठी 50 रुपया वाला अंगूठी 100 रुपया में कोई बेचेगा तो आप नहीं ना खरीदिएगा, इसीलिए दूसरा हो गया गलत। तीसरा है सभी हीरे चूड़ियाँ हैं, सभी हीरा जो है वह क्या है तो चूड़ी है, तो सभी हीरा चूड़ी है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, अंगूठी अंगूठी कॉमन मिल गया, कॉमन टर्म में जो कम से कम एक 100 होगा तो उसको फिर साइड कर देंगे, ये 50 है ये 100 है, ये साइड हो गया। अब क्या है सभी हीरे चूड़ियाँ हैं, हीरा कितना तो हीरा है 100, हीरा है यहाँ पर भी 100, चूड़ी कितना 50, चूड़ी यहाँ पर 50, यानी कि ये हो गया सही। तो पहला और तीसरा सही है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिख रहा है इसमें सभी कुर्सियां मेज है, सभी मेज टेलीफोन है, सभी टेलीफोन सेलफोन है, सभी टेलीफोन जो है क्या हो गया तो सेलफोन हो गया, कोई सेलफोन कंप्यूटर नहीं है, सेलफोन जो है वह कंप्यूटर नहीं है, ये लीजिए सेलफोन कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसमें बात कर लें पहला नंबर निष्कर्ष का, सभी सेलफोन मेज है, सारा का सारा जो सेलफोन है वो क्या है मेज है। तो देखिए तो सेलफोन जो है सारा का सारा वो मेज के अंतर्गत है क्या, मेज के अंतर्गत तो नहीं है, सारा मेज सेलफोन के अंतर्गत है, ना कि सारा सेलफोन मेज के अंतर्गत है, इसीलिए हो गया गलत। दूसरा कुछ कुर्सियां कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुर्सी का कोई भाग कंप्यूटर है क्या, नहीं है, इसीलिए भी गलत। तीसरा कोई कुर्सी कंप्यूटर नहीं, कोई भी कुर्सी कंप्यूटर नहीं, ये बात हो जाएगा सही। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग 150 वाले रूल से देखेंगे
इसमें क्या जा रहा है, तो देखिए सभी का केस है तो 100, मेज 50, सभी का केस है मेज 100, टेलीफोन 50, सभी का केस है टेलीफोन 100, सेलफोन 50, कोई नहीं का केस है 100 और ये भी 100। सभी सेलफोन मेज है, सेलफोन हो गया आपको 100, मेज हो गया 50, कुछ कुर्सियाँ कंप्यूटर 50 50, कोई नहीं का केस है 100 और यहाँ पर भी 100। सभी सेलफोन मेज है, सेलफोन मेज है तो सेलफोन है यहाँ पर, सेलफोन मेज है यहाँ पर, तो कॉमन टर्म मिला टेलीफोन और टेलीफोन, कॉमन टर्म में कम से कम 100 होना चाहिए, हो गया। मेज है यहाँ पर 100 और मेज है यहाँ पर 50। चलिए ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपया वाला सामान 50 में ही मिल रहा तो खरीदेंगे ही। सेलफोन है यहाँ पर 50 लेकिन सेलफोन है यहाँ पर 100। 50 रुपया वाला सामान यदि 100 रुपया में बिकने लगे तो खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा तो गलत। दूसरा है कुछ कुर्सियाँ कंप्यूटर है, कुर्सी यहाँ पर और कंप्यूटर यहाँ पर, मेज और मेज कॉमन मिला 100 भी मिला, ठीक है। टेलीफोन टेलीफोन कॉमन मिला 100 भी मिला, ठीक है। सेलफोन सेलफोन कॉमन मिला 100 भी मिला, ये भी ठीक है। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव से बाबू निगेटिव कंक्लूजन बनता है, तो ये जो हो गया ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है कोई कुर्सी कंप्यूटर नहीं है, कुर्सी यहाँ पर और कंप्यूटर यहाँ पर, तो हमने अभी बताया था कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से निगेटिव कंक्लूजन बनता है, तो ये तो तत्काल अभी सही हुआ। अब हमको 100 मिला लेना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुर्सी भी 100 है तो कुर्सी 100 है और कंप्यूटर यहाँ 100 है, कंप्यूटर भी 100 है, यानी कि ये हो गया सही। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से 13, लिख रहा है इसमें इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। 8 मित्र सविता, राधिका, अमिता, निशा, रानी, ज्योति, मीता और अंजलि केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, यानी कि वृत्त के चारों तरफ जो है बैठा हुआ। कितने लोग हैं, तो 8, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये क्लियर कर लें यहाँ पर, तो ये हमने एक सर्कल बना लिया और इस सर्कल के कुल मिलाकर के 8 हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये हो जाएगा हमारे लिए दाएं यानी कि राइट साइड, और ये हम चलेंगे इधर तो ये हो जाएगा बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, तो चलिए उसको हम ध्यान से देखते हैं। लिख रहा है सविता अंजलि के दाएं को दूसरी है, अंजलि के दाएं को पहले, दाएं को दूसरी कौन है, तो सविता है, हो गया। इसके बाद सविता अंजलि के दाएं को दूसरी है लेकिन अमिता के पड़ोस में नहीं है, यानी कि सविता जो है वह अमिता के पड़ोस में नहीं है। इसका सीधा मतलब वह अमिता यहाँ नहीं होगी और अमिता यहाँ भी नहीं होगी। इसके बाद है निशा अमिता के बाएं को तीसरी है, निशा जो है अमिता के बाएं को तीसरी है, तो यहाँ पर तो अमिता कहीं है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सविता के बाद नहीं है, यानी कि निशा जो है वह भी सविता के बाद नहीं है, यानी कि निशा यहाँ नहीं बैठेगी, निशा यहाँ नहीं बैठेगी और अमिता यहाँ नहीं बैठेगी, अमिता यहाँ नहीं बैठेगी, ठीक है, दोनों नहीं बैठेगी यहाँ पर। तो जब ये अमिता और निशा दोनों यहाँ इस जगह पर नहीं बैठ सकती है, तो चलिए हम यहाँ पर बैठाते हैं, मतलब अभी हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, निशा अमिता के बाएं को तीसरी, अमिता के बाएं को पहली, दूसरी, तीसरी, निशा हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी तो बैठ सकती है, अमिता के बाएं को पहली, दूसरी, तीसरी, तो ये तो निशा हो जाएगी, निशा तो यहाँ पर नहीं ना बैठना, इसको गलत। सविता यहाँ अगर बैठती है, अमिता यहाँ बैठती है तो पहली, दूसरी, तीसरी यहाँ तो एकदम नहीं बैठ सकती है। यहाँ पर अगर बैठती है अमिता तो पहली, दूसरी, तीसरी, निशा यहाँ भी नहीं बैठ सकती है। इसका मतलब एक ही स्थान उसको मिला है, अमिता यहाँ पर
और पहली दूसरी तीसरी निशा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें बोला गया क्या चीज वो देखिए। ज्योति रानी के दाएं को दूसरी है, रानी के दाएं को दूसरी और मीता के बाएं को चौथी। देखिए सबसे पहला चीज एक बात समझिए, हम अगर बात कर लें इसमें कि अंजलि के बाएं को चौथी कौन या दाएं को चौथी कौन, तो देखिए आप अंजलि के बाएं हो या दाएं हो, चौथी जो है वो निशा ही जाने वाली है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो सीधा सीधा बात है कि ये जब 8 कैरेक्टर होता है, 8 आदमी बैठा हुआ रहता है, तो उसमें जब चौथा का बात करते हैं तो हमेशा अपोजिट वाला ही होता है, हमेशा होता है ये चीज़। जब 6 कैरेक्टर रहता है, 6 आदमी बैठा हुआ रहता है, तो उसमें जो है दूसरा जो है कौन होगा, सॉरी दूसरा बोल रहे हैं, उसमें जो है सीधा सीधा बात है, जब 6 कैरेक्टर रहता है तो 6 कैरेक्टर में आपको क्या होता है, तो 6 कैरेक्टर में आपको जो है तीसरा जो है हमेशा अपोजिट होता है। यहाँ पर आप देखिए 8 कैरेक्टर है तो चौथा हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हमको यहाँ पर यही बोलना है क्या चीज़, ज्योति रानी के दाएं को दूसरी और मीता के बाएं को चौथी, मीता के बाएं को चौथी। इसका मतलब है ज्योति जो है वह मीता के बाएं चौथी है, तो इसका सीधा अर्थ हुआ ज्योति और मीता एक दूसरे के अपोजिट बैठेगी। अब हम बात करते हैं अपोजिट बैठने का, तो यहाँ पर बैठाते तो इधर खाली जगह नहीं है, यहाँ पर बैठाते तो इधर खाली जगह नहीं, यानी कि यही दोनों जगह ना खाली है, इसी दोनों जगह पर ना बैठेगी। तो एक जगह मीता रहेगी, एक जगह ज्योति रहेगी। अब क्या बोला, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ज्योति को बैठा दें, तो क्या बोल रहा है कि ज्योति रानी के दाएं को दूसरी, तब रानी को यहाँ बैठाएंगे तो रानी के दाएं को पहली, दाएं को दूसरी, तो अंजलि हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब ज्योति को हम यहाँ नहीं बैठाएंगे, तो ज्योति को नहीं बैठाएंगे तो मीता को बैठाएंगे। यहाँ बैठ जाएगी मीता, तो इसका मतलब यहाँ पर बैठ जाएगी ज्योति, तो यहाँ पर बैठ जाएगी रानी। अब आप पढ़ लीजिए इस लाइन को, क्या है, ज्योति रानी के दाएं को दूसरी, ज्योति जो है रानी के दाएं को पहली, रानी के दाएं को दूसरी, और मीता के बाएं को चौथी, और ज्योति जो मीता के बाएं को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब बच गया एक जगह खाली और एक नाम बच रहा है, और वह नाम है राधिका का। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए राधिका। हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न है 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, उसमें क्या क्या बोल रहा है वह हमको देखना है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमको देना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, अंजलि के बाएं को दूसरी कौन है, अंजलि के बाएं को पहली, बाएं को दूसरी राधिका है, यानी कि आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, निशा के एकदम दाएं कौन है, तो निशा के एकदम दाएं कौन है, तो ज्योति है, आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से रानी का सही स्थान कौन सा है, तो रानी का सही स्थान निशा और सविता के बीच में, तो यहाँ पर लिखा ऑप्शन 1 है, अंजलि के एकदम दाएं, नहीं अंजलि के एकदम दाएं और बाएं तो मीता और अमिता है, नहीं हुआ। अंजलि के एकदम बाएं को, अंजलि के एकदम बाएं को भी नहीं, सविता के एकदम दाएं को, सविता के एकदम दाएं को, यानी कि 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और अब बचा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, देखिए लिख रहा है कि सविता के एकदम बाएं को कौन है, तो सविता के एकदम बाएं को मीता है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 से 18, लिख रहा है इसमें, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। 7 व्यवसायी ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 व्यवसायी है और उनका नाम है ए, बी, सी, डी, ई, एफ
और जी, F और G, ठीक है। तो इसमें जो बोला जा रहा है, क्या चीज़, तो ये 7 व्यक्ति हो गए, व्यवसायी हो गए। चलिए 7 व्यवसायी हो गई है। इसके बाद इसमें क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए। इसके बाद इसमें लिख रहा है कि अलग अलग शहर है और अलग अलग व्यवसाय भी है, यानी कि 3 कैरेक्टर है ये, ठीक है। अलग अलग इसमें शहर का नाम भी हो गया और अलग अलग इसमें व्यवसाय का भी नाम आ गया है। तो ये इस प्रकार से है। तो ये जो हमारा एडजस्टमेंट जो जा रहा है वो इस प्रकार से हम सबका ब्लॉक बना लें, ताकि हमको आगे कोई दिक्कत इसमें नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट, मतलब हमने इसका पूरा का पूरा बना लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है देखिए, लिख रहा है कि अलग अलग शहर है, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और भुवनेश्वर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। हर एक का अलग अलग व्यवसाय है, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, वकील, काउंसलर, प्रोफेसर और कलाकार, पर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में है, ठीक है। ए फार्मासिस्ट है और भुवनेश्वर में प्रैक्टिस करता है। ए क्या है, तो फार्मासिस्ट है और भुवनेश्वर में ये प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो ए फार्मासिस्ट है और भुवनेश्वर में, तो हम यहाँ शहर का नाम भुवनेश्वर लिख दे रहे हैं। भुवनेश्वर में ये प्रैक्टिस करता है और ये फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट है ये, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद क्या बोला, डी बंगलौर में प्रैक्टिस करता है। डी जो है ये बंगलौर में प्रैक्टिस करता है, साथ ही साथ डी बंगलौर में प्रैक्टिस करता है, लेकिन डॉक्टर या कलाकार नहीं है। ये डॉक्टर नहीं है, कलाकार नहीं है। चलिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे अपना। हैदराबाद में प्रैक्टिस करने वाला प्रोफेसर है। हैदराबाद में जो प्रैक्टिस करेगा वो प्रोफेसर है। चलिए हम इधर हैदराबाद प्लस प्रोफेसर लिख दें। जी काउंसलर है। जी जो है वो है काउंसलर। जी काउंसलर है और मुंबई या चेन्नई में प्रैक्टिस नहीं करता है, ठीक है। इसको जो है मुंबई नहीं जाना है, मुंबई या चेन्नई नहीं जाना है। और ये डी के बारे में कुछ पढ़े तो उसको भी लिख दे। डी बेंगलोर में प्रैक्टिस करता है लेकिन डॉक्टर या कलाकार नहीं है। ये जो है डॉक्टर नहीं होगा और कलाकार भी नहीं होगा, ठीक है। ई वकील है और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता है। ई वकील है, अहमदाबाद में यह प्रैक्टिस करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एफ चेन्नई में प्रैक्टिस करता है। एफ चेन्नई में प्रैक्टिस करता है लेकिन कलाकार नहीं है, तो यह भी जो है कलाकार नहीं है। सी मुंबई में प्रैक्टिस करता है और सी जो है यह मुंबई में प्रैक्टिस करता है। चलिए इतना हो गया। अब हम इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ये हैदराबाद और प्रोफेसर दोनों जब भी जाएगा तो एक साथ जाएगा। तो हैदराबाद प्रोफेसर दोनों एक साथ जाएगा तो यहाँ हैदराबाद जा सकता है लेकिन प्रोफेसर नहीं जा सकता। इसमें हैदराबाद नहीं जाएगा तो हैदराबाद प्रोफेसर दोनों यहीं जाएगा। तो यहाँ हो गया आपको हैदराबाद और यहाँ हो जाएगा आपको प्रोफेसर, ठीक है। अब क्या है इसमें, हैदराबाद प्रोफेसर तो हो गया। अब यहाँ सिस्टम क्या चीज़ का है, तो मुंबई और चेन्नई यहाँ नहीं जाएगा। तो हम देख रहे हैं मुंबई और चेन्नई दोनों शिफ्ट कर ही गया है। एक ही शहर है जयपुर जो कि कहीं भी शिफ्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर हमको जयपुर लिख देना है। हो गया जयपुर ये। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसको जब ध्यान से देख रहे हैं तो कलाकार इसमें नहीं आएगा, कलाकार देख लीजिए इसमें भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कलाकार यहाँ जाएगा। वैसे भी मुंबई में तो कलाकार भाई जरूरी भी है। डॉक्टर बोल रहा है इसमें हम नहीं जाएंगे, डॉक्टर और कहीं है भी नहीं, तो इसका मतलब डॉक्टर यहीं जाएगा।
अब क्या बच गया, एक ठो क्या बच रहा है, तो इंजीनियर बच रहा है। क्या इंजीनियर तो कहीं नहीं है, बंगलोर, वैसे भी बंगलोर में इंजीनियर होना ही चाहिए। तो ये हो गया आपको इंजीनियर, आपको बंगलोर में चले जाइए। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट, कथन का एडजस्टमेंट ये हमारा हो गया। ठीक है, एडजस्टमेंट हो गया। अब हम यहाँ से जो है क्वेश्चन का आंसर दे दें। तो क्वेश्चन है हमारे पास 14, 15, 16, 17 और 18। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये 18 क्वेश्चन, सॉरी 14 से 18 5 क्वेश्चन है। लिख रहा 14 नंबर में डी का व्यवसाय क्या है। तो डी का व्यवसाय आप देख लीजिए, डी का व्यवसाय इंजीनियरिंग है, यानी कि आंसर हो जाएगा इंजीनियर, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है 15 नंबर प्रोफेसर कौन है। तो प्रोफेसर जो है देख लीजिए, प्रोफेसर कौन है, हैदराबाद, बी प्रोफेसर, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए में दिया हुआ है बी। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यवसाय और स्थान का कौन सा संयोजन सही है। तो फार्मासिस्ट जयपुर सही नहीं है। इंजीनियर चेन्नई ये भी सही नहीं है। डॉक्टर बंगलोर ये भी सही नहीं है। कलाकार मुंबई, तो ये वाला सही है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जयपुर में काम करता है। कौन सा व्यक्ति जो है जयपुर में काम कर रहा है, हमको ये बताना है। तो जयपुर में देख लीजिए जी काम कर रहा है और काउंसलर का काम कर रहा है। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और अब है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिख रहा है क्या चीज़, ये देखिए कि डॉक्टर कौन है। 18 में बोल रहा है डॉक्टर कौन है। तो डॉक्टर देख लीजिए ना कौन है, डॉक्टर बाबू देख लीजिए कौन है, एफ है जो चेन्नई में काम कर रहा है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लिख रहा है नीचे दिए श्रृंखला का अगला अवयव निम्न में से क्या होगा। यानी कि आगे जो है इनमें से कौन सा आएगा हमको वो बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है ये। बी सी डी, BCDE, BCDEF, BCDEFG। तो BCDEF आगे होगा G और उसके आगे होगा H, लेकिन हमको तो यहीं GA तक जानना था। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। किसी कूट भाषा में SPORADIC को QNORDJEB लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या क्या है सिस्टम देखिए। इसमें हम यहीं ऊपर में लिख दे रहे हैं SPORADIC, सॉरी यहाँ पर DIC, उसके बाद SPORADIC ना, तो DI और उसके बाद C। तो ये तो हो गया। अब इसको करना क्या है हमको वो देखिए। तो इसमें जो जा रहा है ये देखिए क्या जा रहा है, S और R -1, P और O -1, O और N -1, R और Q -1, सभी में क्या गया -1 हुआ। यहाँ पर देखिए अब A और B +1, ठीक है, और C और D +1, I और J +1, D और E +1। इधर क्या हुआ, सब में +1 हो गया। तो इधर पहला 4 लेटर में -1 और दूसरा 4 लेटर में +1। यही सेम सिचुएशन इधर भी लागू किया गया और हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 22। लिख रहा है इसमें निम्न में से कौन यह अर्थबोध कराता है कि MN का नेफ्यू है, यानी कि भतीजा या भांजा। ठीक है, नेफ्यू मतलब होता है बहन का बेटा या फिर भाई का बेटा। तो यहाँ पर MN का नेफ्यू है, यानी कि हर हालत में मुझे M को नेफ्यू बनाना है, यानी कि M को भतीजा बनाना है या भांजा बनाना है। मतलब यह हुआ कि मुझे M को पुरुष बनाना है। M को क्या बनाना है, पुरुष बनाना है। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज़। अब इसमें क्या बोल रहा है वो देखिए।
अब मुझे m को पुरुष बनाने के लिए क्या क्या उपाय करना है, हमको यह देखना है कि p गुना q का अर्थ है p q का भाई है। अगर p के बाद गुना का चिन्ह होता है तो भाई होता है तो पुरुष होगा। इसका मतलब m के बाद गुना का चिन्ह रहेगा तो वो पुरुष हो जाएगा। p माइनस q का अर्थ है p q की बहन है मतलब स्त्री है, खत्म। p प्लस q का अर्थ है p q का पिता है मतलब पुरुष है, यानी कि अगर m के बाद प्लस का चिन्ह रहेगा तो वह पुरुष हो जाएगा। p भागा q का अर्थ है p q की माता है मतलब स्त्री है, खत्म कहानी। तो हमको देखना क्या है, देखना है m के बाद गुना का चिन्ह या m के बाद प्लस का चिन्ह, ठीक है। m के बाद गुना का चिन्ह या फिर m के बाद प्लस का चिन्ह, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए हम m के बाद गुना या m के बाद प्लस का चिन्ह हम देखते हैं। तो सिचुएशन क्या है हमारे पास, सिचुएशन है m के बाद कौन सा चिन्ह है, m के बाद माइनस का और m के बाद भागा का साइन है। माइनस का चिन्ह से बहन होती है और भागा का चिन्ह से माता होती है, यानी कि ये दोनों तो कभी भी पुरुष नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन ए और सी गलत। ऑप्शन बी में आप देखिए माइनस का चिन्ह से m जो है बहन हो रही है, तो बहन कभी भी भतीजा या भांजा, बहन तो पुरुष हो नहीं सकता, तो ये भी गलत। अब बचा क्या, ऑप्शन डी, इसी में m के बाद गुना का चिन्ह है, तो यही होगा हमारे प्रश्न का 100% यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर, क्या लिख रहा है इसमें, निम्नलिखित में से क्या यह दर्शाता है कि एफ डब्ल्यू की पुत्री है। एफ क्या है, डब्ल्यू की पुत्री। तो एफ को मुझे पुत्री दर्शाना है, इसका मतलब एफ को मुझे स्त्री दर्शाना है। एफ को क्या दर्शाना है, तो एफ को मुझे स्त्री दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए एफ को स्त्री दर्शाते हैं, तो बहन यानी कि एफ के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा तो स्त्री हो जाएगी, और एफ के बाद भागा का चिन्ह रहेगा तो यह स्त्री हो जाएगी। हमको जो है एफ के बाद माइनस का चिन्ह चाहिए या फिर भागा का चिन्ह चाहिए। क्लियर, आप देखिए एफ के बाद कोई चिन्ह नहीं है मतलब इसका जेंडर क्लियर नहीं है, गलत। एफ के बाद कोई चिन्ह नहीं है मतलब जेंडर क्लियर नहीं है, ये भी गलत। एफ के बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह से पिता हो रहा है यानी कि पुरुष हो रहा है, ये भी क्या गलत, क्योंकि पुत्री चाहिए, स्त्री चाहिए मुझे। और एफ के बाद माइनस का चिन्ह है, यानी कि यही विकल्प हमारे प्रश्न का मात्र 100%, यही विकल्प हमारे प्रश्न का 100% आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, चलिए आगे बढ़ा जाए। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिख रहा है इसमें पी क्यू आर एस टी एवं यू में आर केवल पी एवं क्यू से लंबा है। आर जो है केवल पी एवं यू से लंबा है, तो आर जब हमको केवल P और U से लंबा है तो यहाँ पर P लंबा कि U लंबा ये तो क्लियर हो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या जा रहा है। फिर S केवल T एवं Q से नाटा है, और S जो है वह केवल T एवं Q से नाटा है, तो T और Q में कौन लंबा कौन नाटा ये भी पता नहीं चल रहा है, ये भी ठीक है। इसके बाद है यदि प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है और उन्हें लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन ऊपर से तीसरे स्थान पर होगा। ये तो यहीं से क्लियर हो गया कि S के ऊपर दो ठो है, S के ऊपर दो ठो है T और Q, तो अगर T सबसे ऊपर रहा तो Q नीचे रहेगा, अगर Q ऊपर रहा तो T नीचे रहेगा। इस दोनों ही स्थिति में S तो आएगा तीसरे नंबर पर ही ना, इस दोनों स्थिति में तो ऐसा आएगा तीसरे नंबर, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। हमको पूछ रहा ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो ऊपर से तीसरे स्थान पर S होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या लिख रहा है, विकास 10 मीटर उत्तर की ओर चला। सबसे पहला चीज नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। विकास 10 मीटर उत्तर की तरफ चला, वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। बाएं इधर मुड़ गया यानी कि पश्चिम में आ गया और 15 मीटर चला।
और बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ गया और 10 मीटर चला, अब रुक गया और रुक गया। जब उसने चलना बंद किया तो उसका मुख किस दिशा की ओर था? तो चलना जब बंद किया तो उसका मुख देख लीजिए दक्षिण दिशा की ओर था। हमारे प्रश्न का आंसर होगा दक्षिण, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लिख रहा है इसमें, एक निश्चित कूट भाषा में 59346 को $AD% तथा 8173 को HBHD लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में 9865 को किस प्रकार लिखा जाएगा? आप देखिए क्या बोल रहा है इसमें, 9, 8, 6 और 5। इसका सीधा मतलब हुआ कि जिस लेटर के नीचे जो नंबर या साइन दिखला रहा है, ठीक है, जिस नंबर के नीचे जो लेटर या साइन दिखला रहा है वही उसका क्या हो जा रहा है, तो कोड हो जा रहा है। अब आप यहाँ से सीधा सीधा ये मिल जाता है, तो 5 है तो 5 के लिए डॉलर हो जा रहा है, तो हम 5 के स्थान पर डॉलर लिख देंगे। 9 है, 9 के स्थान पर क्या हो जा रहा है, ए, तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे। 6 के स्थान पर जा रहा है क्या, एफ, तो हम यहाँ पर एफ लिख देंगे। और 8 के स्थान पर जा रहा है एच, तो हम यहाँ पर एच लिख देंगे। ठीक है, तो ए, एच, एफ और डॉलर, यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। अब ऐसा आप मिलाइए कि इसमें ए, एच, एफ, डॉलर, ऑप्शन ए, हमारे प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। इसमें लिख रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है। ठीक है, तो मीना कहते किसके ओर इशारा करते हुए, तो लड़का की ओर इशारा करते, क्या कहती है, वह मेरे दादा, यानी कि वह लड़का जो है मेरे दादा मतलब मीना के दादा, मीना के दादा, तो वह लड़का जो है मीना के दादा, एक मिनट, पिता के पिता को बाबू दादा कहा जाता है। ठीक है, तो वह लड़का मेरे दादा का एकमात्र पोता है। तो दादा का एकमात्र पोता है, तो इसका मतलब मीना का कौन हुआ, मीना का भाई हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो उस लड़के का मीना से क्या संबंध है, तो लड़का जो है मीना का कौन है, भाई है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, बी बहन है डी की। बी जो है वह कौन है, तो बी जो है वह बहन है डी की। इसके बाद एम पिता है डी का, और एम जो है वह पिता है डी का। एन बहन है एम की, और एन जो है वह बहन हो गई एम की, एन बहन है एम की। बी किस प्रकार एन से संबंधित है, तो बी जो है वह किस प्रकार एन से संबंधित है। तो ये देखिए ये कौन हो गई, तो यहाँ पर जो है ये बहन है, ये पिता है, ये बहन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी पिता की बहन। तो पिता की बहन, तो ये हो जाएगा कौन, तो ये हो जाएगी फुआ, एन हो गई फुआ, और एम हो जाएगी कौन, तो बी हो जाएगी कौन, तो बी हो जाएगी भतीजी, बी हो जाएगी भतीजी। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि बी किस प्रकार एन से संबंधित है, तो एन से, एन के बाद से शब्द का चिन्ह है, से शब्द है लिखा हुआ, तो जिस नाम के बाद से होता वो नाम तो आंसर नहीं होता, तो फुआ आंसर नहीं होगा, आंसर होगी भतीजी। हमारे प्रश्न का भतीजी आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लिख रहा है, शब्द टर्मिनेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उस शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। ठीक है, तो चलिए टर्मिनेट को हम लोग देखते हैं, इसमें भाई कितना जोड़ा निकलता है। तो चलिए पढ़ना है इसमें, TUVWXYZ, EFGHIJKL, RSTUVWX, MNOPQR, IJKLM, NOPQ, ABCTU, ख़त्म है। EFGHI, तो हमको यहाँ पर ई से आई का एक मिल गया, EFGHI, JKLM, TUVWXYZ,
ABCDEFG NOPQRS IJKLM MNOPRST। दूसरा मिल गया EF। तो यानी कुल मिलाकर के कितना, तो 2 जोड़ा मिल गया। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर है 29, लिख रहा है इसमें, एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने राष्ट्रीय दैनिक में एक विज्ञापन जारी किया कि पात्र उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंटेंट के 100 पदों के लिए आवेदन करें। जो पात्र उम्मीदवार हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, सीए के लिए क्या करें, तो 100 पदों के लिए आवेदन करें। ठीक है, क्या है इसमें, एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने यानी कि नेशनलाइज बैंक ने क्या किया, राष्ट्रीय दैनिक में यानी कि पेपर में एक विज्ञापन दिया, जारी किया। क्या विज्ञापन जारी किया कि पात्र उम्मीदवार यानी कि जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के 100 पदों के लिए आवेदन करें। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के लिए जो है बैंक ने 100 वैकेंसी निकाला है और उस पर आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें है पूर्वधारणा नंबर 1, पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर देंगे। तो जी हाँ, प्रत्युत्तर देंगे, तभी तो ये विज्ञापन दिया गया है। तो पहला सही। दूसरा है, राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति चाहने वाले पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्याप्त संख्या में होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है उसमें नियुक्ति चाहने वाले जो भी पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो पर्याप्त संख्या में होंगे। जी हाँ, क्योंकि हमको यहाँ पर 100 पद पर चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर हमको उतना चाहिए। तो यहाँ पर जो बोला कि राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति चाहने वाले, तो जब हमको यहाँ पर 100 पदों से 100 से ज़्यादा व्यक्ति यानी कि 100 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको मिल रहा है, तभी तो हमको यहाँ पर वैकेंसी के लिए जो है विज्ञापन देना पड़ रहा है। यदि यहाँ पर 100 से कम ही रहता तो हम तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में तो बुलाते हैं कि भाई आप यहाँ पर आइए, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट का ज़रूरत है और आप मेरा देख लीजिए, लेखा जोखा देख लीजिए। तो तब तो ऐसा सिचुएशन ना हो जाता कि तब तो खुद बैंक खुद बुलाता कि हाँ भाई आइए, आप टाइम दीजिए हमारे पास, ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन जब कम रहता तब, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की संख्या कम होता तब। लेकिन यहाँ जो बोला जा रहा है कि हम प्रश्न में कि चार्टर्ड अकाउंटेंट 100 पदों की आवेदन निकाला गया है, इसका मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की संख्या बहुत अधिक है और हमको जो है मात्र 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो जब मुझे मात्र 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए तो इसका मतलब है कि 100 से अधिक है तब तो हमको सिर्फ 100 चाहिए। यदि मान लीजिए कि 10 ठो ही चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पर होता, उस एरिया में होता या पूरे भारत में होता, तब हम क्या करते, तब हम थोड़े कहते कि 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट का हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। तब तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पीछे लगे रहते कि साहब आप आइए एक दिन हमारे बैंक, साहब आप आइए एक दिन हमारे बैंक, साहब आप आइए एक दिन हमारे बैंक। तब तो ये स्थिति न बना हुआ रहता। इसीलिए राष्ट्रीयकृत बैंक ने नियुक्ति चाहने वाले पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्याप्त संख्या में होंगे। तो यह बात पूर्णतः क्या है, सही है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लिख रहा है कि कथन थोक बाजार में कम कीमतों पर सब्जियां नहीं मिलने के कारण, थोक बाजार में कम कीमत पर सब्जी जो है नहीं मिलने के कारण क्या हुआ, खुदरा सब्जी बेचने वालों ने सब्जियों की कीमतें लगभग बढ़ा दी। तो खुदरा जो सब्जी बेचने वाला है वो क्या किया, सब्जी का कीमत बढ़ा दिया। कब, तो थोक बाजार में कम कीमत पर जो सब्जियां नहीं मिल रहा है, इसके कारण जो है खुदरा जो बेचने वाला है सब्जी वाला, वो सब्जी का कीमत बढ़ा दिया है। तो पूर्वधारणा नंबर 1 है, लोग अधिक कीमतों पर सब्जियां खरीदना पूर्णतः बंद कर देंगे। यहाँ जो बोला अधिक कीमतों पर सब्जी खरीदना पूर्णतः बंद कर देंगे, ये बात जो लिखा हुआ है कि पूर्णतः बंद कर देंगे, ये बाबू गलत है। यहाँ पर लिखना चाहिए कि लोग अधिक कीमतों पर सब्जियां खरीदना कम कर देंगे, यानी कि कुछ दिनों तक कम सब्जियां खरीदेगा, तो यह माना जा सकता है। लेकिन पूर्णतः बंद कर देगा, यह पूर्णतः पूर्वधारणा क्या है, तो ये गलत है।
दूसरा बोला अब भी लोग खुदरा बेचने वालों से सब्जियां खरीदेंगे। जी हाँ, सब्जी तो खरीदेगा ही खरीदेगा, बिना सब्जी का वो खाएगा क्या तब? तो खरीदेगा तो जरूर, लेकिन कम होगा, खरीदने का मतलब क्वांटिटी कम होगा। तो यहाँ पर तो क्वांटिटी का तो कोई बात नहीं कहा गया है, यहाँ लिखा गया कि अब भी लोग खुदरा बेचने वालों से सब्जियां खरीदेंगे। तो यह क्या है? सही है। तो 30 नंबर का पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है।